संकेत मिलन का, भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना, जब भी चले आना, जब शाम ढले आना। अब तक हम हमेशा नेताओं और अभिनेताओं से ही चर्चा करते रहे हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला हीरो हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन आज हम वास्तव में रियल हीरो से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे समाचार प्लस के ऑफिस में मौजूद हैं बीएल सोनी जी। आपको बता दें कि जयपुर कमिश्नरेट के प्रथम कमिश्नर रहे हैं बीएल सोनी जी। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस आए हैं। आज उन्हीं से बात करते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी भी कम नहीं है। सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर जयपुर कमिश्नरेट के प्रथम कमिश्नर रहे हैं। 2009 में आप यहाँ राजस्थान पोस्टिंग हुई थी और 2010 में फिर आपको ये पदभार दे दिया गया। उस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास, कितना कुछ आपको लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई? देखिए, हमारी सेवा ऐसी है जिसमें कि जिम्मेदारी हर जगह नई नई तरह की मिलती है और हर जगह चुनौतियाँ अलग होती है। बट मेरे लिए काम थोड़ा सरल इसलिए हो गया कि मुझे यहाँ के सारे नागरिकों का और जो मित्रगण हैं हमारी टीम का इतना सहयोग और समर्थन मिला, और मेरी बहुत अटूट आस्था है श्री गोविंद देव जी में, तो उनका बहुत आशीर्वाद मिला, तो सारा काम, कठिन काम भी सरल होता गया। गोविंद देव जी के शरण में आए तो सब काम अपने आप ही बनते चले गए। सर, आप यहाँ पर एसीबी में भी महानिदेशक के पद पर रहे हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। इस तरह की कार्रवाई की एसीबी पूरी तरह चर्चा में आ गई थी। एमएलएज, आईपीएस, आपने किसी को नहीं छोड़ा, जो भी सामने आया जिस पर कार्रवाई करनी थी वो आपने की। आपने ये साहस दिखाया उस वक्त। देखिए, इसका पूरा श्रेय मैं उन सब आम नागरिक को देना चाहूँगा जिन्होंने कि हम पे विश्वास किया और अपनी व्यथा को लेके हमारे पास आए। उनकी व्यथा पे हमने जो भी हमारी प्रारंभिक जांच करके और सही पाया, तो हमने जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो की। मैं मानता हूँ कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको सफल होने के लिए आम नागरिक गण का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कार्यप्रणाली के बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो हम आम जन को इतना जागरूक करें कि उनको अगर हमसे संबंधित कोई समस्या उनकी है तो उनको दूसरा कोई याद नहीं आए, उनको हम ही याद आए कि हाँ, इस समस्या का समाधान करने के लिए ये एजेंसी है और मुझे इनसे संपर्क करना चाहिए। सर, आपका प्रोफेशन बड़ा ही हार्डकोर है और जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं बहुत ही सौम्य स्वभाव नज़र आ रहा है, और ऐसा सुनने में भी आया है कि आप अपने इस सरल अंदाज से ही लोगों से बहुत जल्दी जुड़ गए और आम जन में विश्वास पाया। उसी का नतीजा है कि अब तक भी आपको लोग बराबर याद करते हैं। ये उन सब का बड़प्पन है, मेरे लिए स्नेह है। मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ और मैंने कभी बड़े दफ्तर, बड़े अधिकारी, कभी उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ था। जोधपुर ज़िले का एक दूरस्थ गांव है। तो जब मुझे ये अवसर मिला, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, मेरे बुज़ुर्गों ने और मेरे साथियों ने, जो मुझे उनके दुआओं से जो मुझे अवसर मिला, तो मैंने प्रयास किया कि जो इतना मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा मैं अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से लौटाने का प्रयास करूं। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा सफल हुआ उसको लौटाने में, लेकिन हमेशा ये प्रयास रहा कि उनके स्नेह को, उनके समर्थन को, उनके आशीर्वाद को, उनकी दुआओं को अपनी एक अच्छी सेवा के रूप में उनको लौटाऊं। सर, सफल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। मैं तो आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ, मैंने भी सुना ही है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सर, एटीएस, एंटी टेररिज्म को लेकर के भी आपको यहाँ पर कमान संभाली गई थी। पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस वक्त, उसकी कमान भी आपको संभाली गई थी। वो जिम्मेदारी कितनी आपके लिए चुनौतीपूर्ण रही? उस समय आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत साहब। तो उन्होंने एक नया दल गठित किया जिसमें करीब 1000 कमांडोज
बाहर से सेंट्रल फोर्सेस से मंगा के और उपलब्ध कराए गए और मुझे उसकी कमान दी गई। मैं उसका पहला ऑफिसर रहा। उस पद का नाम था एसपी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और उसका कैंप था गंगानगर में। यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने महानिदेशक महोदय के साथ मिलकर के पुलिस मुख्यालय से और पूरी फोर्स के साथ, पूरे साधनों के साथ यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया और वहाँ जाकर के पंजाब के विभिन्न ज़िलों से कोऑर्डिनेट करके और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं टेररिज्म से रिलेटेड, तो उसमें काम करने का अवसर मिला। दिन रात हम पंजाब की सीमा पर जाते रहते थे। वहाँ पर कोई भी एनकाउंटर होता, कोई बड़ी घटना होती तो हम वहाँ पर मौके पे पहुँचते थे। हमारे यहाँ पर भी काफ़ी अलर्टनेस की वजह से एक बार एक उग्रवादियों का एक दल हनुमानगढ़ में आ गया था, उन्होंने कुछ घटनाएं की थी, तो हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। और बड़े बड़े लिस्टेड उग्रवादी जिन पर 5 लाख का 2 लाख का इनाम था, ऐसे करीब 15 ऐसे उग्रवादी पकड़े गए जिनके ऊपर बड़ा इनाम था। तो वो एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन राज्य सरकार का भरपूर समर्थन मिला। वहाँ के आम नागरिकों का आपको आश्चर्य होगा कि जब एक बार टेररिस्ट इंसिडेंट हुई और हम लोग रात में पहुँचे तो हमने कहा कि हमें सारे रास्ते नहीं पता है और हमें वहाँ पर जाना है उनका पीछा करने के लिए। तो वहाँ के लोग इतने बहादुर हैं कि वहाँ के लोग अपने लाइसेंस शुदा बंदूक लेके हमारे साथ चल पड़े और प्रदर्शक बने। हाँ, वो हमारे साथ गाइड बने और 36 घंटे के अंदर अंदर हमने उन उग्रवादियों को पकड़ा, कुछ को मार गिराया और एरिया पूरा सेफ रहा। सर, आपको बहुत सारे वीरता पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, विशिष्ट पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है और उसके साथ साथ वीरता के पुरस्कार। सर, आपकी जो जॉब है, आपकी जो ड्यूटी है वो हमेशा बिल्कुल निडरता और सजग रहने वाली है, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर शायद कमज़ोर पड़ रहा हूँ? देखिए, चुनौतियाँ बहुत आती हैं। कई बार चुनौतियाँ बाहरी होती हैं, कई बार चुनौतियाँ भीतरी भी होती है। हमारा जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का काम है, आप देखिए, जब बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ते हैं तो उनका दुश्मन क्लियर होता है कि सीमा के उस पार जो भी है वो दुश्मन है, लेकिन हम आंतरिक सुरक्षा से लड़ते हैं। कई बार दुश्मन वो होता है जो हमारे साथ भी बैठा हुआ है या हमारे बीच में से कोई है। तो इस द्वंद्व में जबकि हम अपराधियों से लड़ रहे होते हैं, जब हम समाज के अंदर जो बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है, उससे लड़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा आश्चर्य होता है और मन में दुख होता है कि अच्छा सा लगने वाला व्यक्ति, जो समाज का ठीक सा लगने वाला व्यक्ति, वो भी अपराध में लिप्त हो रहा है। और कहीं न कहीं कोई प्रभावशाली लोग हैं जो उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के बजाय उस अपराधी का पक्ष ले रहे होते हैं। वो पल थोड़े दुखद लगते थे। सर, आप एटीएस में रहे, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे उग्रवादियों को आपने न्यूट्रलाइज किया है, तो आप कभी किसी आतंकवादी को भी आपने कभी कैप्चर किया हो, पकड़ा हो? कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो? देखिए, आतंकवादी तो वहाँ खूब पकड़े गए, लेकिन एक किस्सा मैं यहाँ नरेट करना चाहूँगा। मैं जयपुर में पुलिस अधीक्षक था और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एस वैद्या साहब थे, उनकी हत्या कर दी गई थी पुणे में। और वो हत्यारे वहाँ से निकल करके उदयपुर क्रॉस कर रहे थे। उदयपुर में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हुई और उन्होंने AK-47 से फायर करके और 3 अधिकारियों को, एक RS अधिकारी थे, एक RPS अधिकारी थे और एक सबॉर्डिनेट अधिकारी थे, 3 लोगों को अपनी AK-47 राइफल से मार दिया। बहुत बड़ी घटना हुई थी। और फिर उस अनुसंधान में जिस उग्रवादी को नामजद किया गया, वो कोई गलत पासपोर्ट बना के, फर्जी पासपोर्ट बना के अमेरिका चला गया और वहाँ पर वो कोई अपराध करते हुए पकड़ा गया। तो उसको नामजद किया गया और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसको नाम करके और उसको वहाँ से लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन का अप्लाई किया। उस प्रोसेस में समय लगा, लेकिन मुझे, जब मैं यहाँ SP था, तो मुझे अवसर मिला कि मैं उस उग्रवादी को न्यूयॉर्क से लेकर के यहाँ आऊँ और न्यायालय में पेश करूँ। ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, बिकॉज उस समय, उससे कुछ समय पहले एक और उग्रवादी को लेके आए थे और लंदन एयरपोर्ट पे काफ़ी उसमें टीम को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो मुझे यहाँ से भेजा गया, मैं मेरी टीम के साथ गया
वहाँ अमेरिकन पुलिस का बहुत सहयोग हमको मिला, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पर विजिट करने आए थे और उनके सुरक्षा में जो लगे अधिकारी थे उनसे मित्रता हो गई। तो हमने वहाँ जा कर के उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और हम उस उग्रवादी को वहाँ से हवाई जहाज़ में लेके आए पूरे प्रोसेस के साथ। यहाँ आके हमने कोर्ट में उनको पेश किया इंडिया में और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। पब्लिक जो होती है वो इमोशंस के हिसाब से चलती है। जिस तरह की क्राइम होते हैं तो उन क्राइम के ऊपर उनको हैंड टू हैंड वहाँ पर रिटर्न चाहिए होता है, कि जिस तरह से आपने कहा कि आंख के बदले आंख, और इस तरह को लेकर के कई रैलियाँ निकाली जाती है, कैंडल मार्च होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि पुलिस का जो कार्यशैली है वो बहुत धीमी है। आपके समय में कुछ इस तरह का विरोध आपको देखना पड़ा जहाँ आपको पब्लिक को समझाना पड़ा? निश्चित रूप से जब निर्भया कांड हुआ था सारा देश उद्वेलित था और यहाँ पर भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। तो हमारी एक मंतव्य ये था कि हमें जो ये आंदोलन करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ये कभी भी उग्र हो सकते हैं। हमने ये चुना कि मैं खुद उन आंदोलनकारियों के जो बड़ी संख्या में थे, मैं उनके पास गया। शुरू में उन्होंने नारे लगाए, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, हमारे खिलाफ नारे लगाए, लेकिन मैंने उनसे संवाद किया और मैंने उनसे कहा कि निर्भया हमारी बेटी, उसके साथ जो अपराध किया वो किसने किया? वो भी कोई हमारे ही समाज का विकृत दिमाग का था। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि हम सभी नागरिक भी अपनी तरफ से चौकन्ने रहें और हमारे सामने किसी बहन बेटी की इज्जत कोई लूटने की प्रयास कर रहा हो तो हम आगे आएँ। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम वहाँ पर मूक दर्शक नहीं बन के बैठे रहें, उसको बचाने का प्रयास करें। और बचाने में अगर कोई कुछ भी कहीं थोड़ी आप में क्षमता कम है तो कम से कम उसकी सूचना तो दें संबंधित एजेंसी को। इस प्रकरण में ये हुआ था कि हो गया, बच्ची मिली बहुत विकसित हालत में, लेकिन पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। तो मैं इस पूरी घटना को देख करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आम नागरिक, उनकी लाख आंखें हैं। पुलिस तो कोई किसी थाने में 50 होंगे, किसी जिले में 1000 होंगे, लेकिन जनता की लाख आंखें हैं। हम अगर हमारे सामने होने वाले अपराध को अगर नज़रअंदाज नहीं करें और ये मान के चलें, हम लोग सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो भी बच्ची है या जो भी व्यक्ति है वो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या पता कल को हमारी रिलेटेड भी हो सकती है। तो हम ये मानते हुए कि वो बच्ची, वो पीड़ित, वो हमारी अपनी है, हमारे शहर की है, हमारे राज्य की है, और हम उस सूचना को, चाहे भले हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप जाकर के उसमें हीरो की तरह कोई गोलियां चलाएंगे या कोई बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन कम से कम उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे आम जन को ये जागरूक करने की ज़रूरत है कि उनको सुरक्षा के क्या कॉमन टिप्स हैं उनको बताएं हम, और उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। उनके सामने अगर कोई घटना हो तो वो उसको बताएं, ज़रूरत पड़े तो रिकॉर्ड करें, और अगर कोई घायल है तो रिकॉर्ड बाद में करें, पहले हॉस्पिटल पहुंचाएं। मैंने कई जगह देखा है, दुर्घटना हुई, लोग वीडियो बना रहे हैं, अरे भाई इसके खून बह रहा है, इसको हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। कम समय है तो उस समय का उपयोग किया जाए। सर, ये तो आपके प्रोफेशनल फील्ड की बात हो गई है। रिटायरमेंट के बाद में क्या रूटीन रहता है आपका? देखिए, मैं काफ़ी तल्लीनता से मैंने मेरा काम सरकारी जो था वो मैंने किया। तो कहीं मेरा परिवार और मेरे मित्र कहीं थोड़े, मैं उनको उतना समय नहीं दे पाया, तो मैं मेरे मित्रों के साथ, परिवार के साथ काफ़ी समय देता हूँ। कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाने का प्रयास करता हूँ। युवाओं के लिए कुछ संगठन बना के कुछ काम कर रहा हूँ। कुछ छोटी मोटी विधाएं जिनमें कि मैं सोचता था कि मैं करूँगा लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो मैं उनमें भी अपना समय निकालता हूँ। कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों को खूब उनसे चर्चा करता हूँ, अपने अनुभव से कुछ अगर कोई वो सीख पाएँ तो कुछ मोटिवेशन की बात वो करता हूँ। और तो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, आप अभी भी काम में हैं। सर, आपने विधाओं की बात की है, मेरे सुनने में आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं तो 2 लाइनें मैं सुनना चाहूँगी, और ये तो मेरे लिए वाकई में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लाइव आपको सुनूंगी। अरे देखिए, गाने का क्या होता है कि एक माहौल होता है,
बट फिर भी सर यहाँ श्रोतागण सब बहुत मन लगा के सुनेंगे। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। सो नाइस सर, बड़ी बुलंद आवाज़ है। मैं समझती हूँ आप जब कमांड देते होंगे आपके सामने तो आपको हमारी तरह बूम या माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। हाँ सर, दिवाली तो अभी आपने मना ही ली है, कोई सोशल मैसेज? एक क्वेश्चन और था कि क्राइम रेशियो जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि अभी तो इलेक्शंस हैं, हम पब्लिक के पास में जाते हैं तो हर कोई यही कहता है कि क्राइम रेशियो बढ़ गया है, सोशल जो सिक्योरिटी नहीं रही है लोगों के पास में। कुछ लोग जो है वो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि सरकार ही काम नहीं कर रही है। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर की गंभीर चर्चा होनी आवश्यक है, और मेरा ये मानना है कि इस पे गंभीर चर्चा होती नहीं है। पुलिस अपना काम करती है, उनके पास जो आज 15 प्रकरण आ गए उनको सुलझाने में लग रहे हैं, कल और आ जाएंगे। तो पुलिस का काम फायर फाइटिंग का है, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है, लेकिन सरकार का और सिस्टम का काम यह है कि उन घटनाओं से क्या हम सीखते हैं और किस तरह से उन घटनाओं से हम अपने समाज को बचा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो है वो करने की ज़रूरत है, उस पे कोई कहीं पर भी चर्चा नहीं होती। सरकार में मैंने कभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं देखी कि अगर ये अपराध ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण क्या है। सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि आंकड़ों में कि ये इसमें ज़्यादा हो गए, इतने बढ़ गए, इतने घट गए, लेकिन क्यों हो रहे हैं और कैसे हम रोकें। तो उसके लिए जो सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भी हम हमारी बेटियों को आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग दें, हम हमारी माताओं को सचेत करें, सजग करें कि अपनी बेटियों को जिस तरह से वो 10 इंस्ट्रक्शंस दे के भेजती है कि इधर उधर मत देखना, कोई चीज़ उल्टी मत खा लेना, ये वो अपने बेटों को भी कह के भेजे कि किसी बच्ची के साथ बदतमीजी मत करना, तुम्हारी बहन भी कहीं न कहीं जा रही होगी, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर पाए। तो इस तरह के जो सामाजिक जो रिस्पॉन्स होने चाहिए वो कहीं उसकी कहीं कमी है। तो अपराध पे बोल सब रहे हैं, लेकिन गंभीरता से उस पे एक सामाजिक चेतना हो, उस पे कोई एकेडमिक, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई सोशल सिक्योरिटी एजेंसी, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई एकेडमिक वर्ल्ड है, वो उस पे उसके बारे में एनालिसिस करे और कुछ सुझाव के बारे में। क्योंकि पुलिस तो देखिए वो एक कानून बना हुआ है, किसी को कोई मुकदमा होगा दर्ज करेंगे, सही होगा गिरफ्तार करेंगे, चालान कर देंगे, लेकिन उस घटना से उससे सीख करके बाकी लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो सुपर कॉप और सुपर कॉप के साथ साथ में सुपर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है, सर से कितने सारे किस्से साझा किए हैं और सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सिर्फ यहाँ पर बच्चियों को या फिर लड़कियों को ही हमें गाइड करने की आवश्यकता नहीं, निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितने भी युवा जो लड़के हैं उनको भी ये समझाना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप अपने घर में अपनी बहन को देखते हैं, ऐसे आप बाहर जब जाते हैं तो जो सड़क पर जा रही है वो भी किसी की बहन होगी, और जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा, क्योंकि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन कारणों को भी जड़ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे कैमरा पर्सन विजय मिश्रा जी के साथ मैं राखी सिंह।